नमस्कार। आज बात एक ऐसी आवाज की जो शायद बहुत से लोगों के लिए सुबह की पहली खबर हुआ करती थी। एक ऐसी आवाज जिसने दशकों तक दुनिया को भारत की असली कहानी सुनाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सब मार्क टुली की। एक ऐसा नाम, एक ऐसा पत्रकार जो कहने को तो विदेशी थे, पर हम सबसे कहीं ज्यादा अपने बन गए। ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं है। ये वो एहसास है, वो खालीपन है जो उनके जाने के बाद महसूस हुआ। एक ऐसी रोशनी जो सही मायनों में भारत के गांव, शहर, गलियों से गुजरकर लोगों के दिलों तक पहुंचती थी। तो 25 जनवरी 2026, 90 साल की उम्र में दिल्ली में उनका निधन हो गया। और दिल्ली, वो शहर जिसे उन्होंने अपना घर माना, अपना घर बनाया, वो आवाज जो रेडियो पर भारत की धड़कन सुनाती थी, अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। तो चलिए उनके इस सफर को जरा और करीब से समझते हैं। ये सिर्फ एक पत्रकार की कहानी नहीं है, ये एक तरह से घर वापसी की कहानी है। जरा उनके जीवन के इस सफर को देखिए, कितना कमाल का है। 1935 में जन्म होता है कलकत्ता में, फिर 1965 में बीबीसी के साथ वो भारत लौटते हैं। और सोचिए, 30 साल बाद दिल्ली ब्यूरो चीफ के पद से इस्तीफा देने के बाद भी उन्होंने भारत नहीं छोड़ा। वो यहीं रहे और यहीं 2026 में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। मतलब भारत से ही शुरुआत और भारत में ही अंत। उनका रास्ता आप देखिए बिल्कुल सीधा साधा नहीं था। इंग्लैंड में पढ़े, शुरुआत में तो वो पादरी बनने की ट्रेनिंग ले रहे थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और वो पत्रकारिता में आ गए। और जब वो भारत आए ना, तो सिर्फ एक रिपोर्टर बनकर नहीं रह गए। उन्होंने यहाँ की भाषा सीखी, फ्लुएंट हिंदी बोलते थे वो, यहाँ की संस्कृति को दिल से अपनाया और इस देश को अपना पक्का वाला घर बना लिया। अब आते हैं उनकी पत्रकारिता पर, जिसे कई लोग टूली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म भी कहते हैं। एक ऐसा स्टाइल जहां हेडलाइंस से ऊपर इंसानियत को रखा जाता था। देखिए, उनकी पत्रकारिता और आज की जो तमाशा न्यूज़ है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ आज स्टूडियो में बैठकर बहस होती है, शोर होता है, और दूसरी तरफ थे मार्क टुली, जो जमीन पर जाकर लोगों को सुनते थे, उन्हें समझते थे। आज टीआरपी के लिए सनसनी बनती है और वो कहानी की तह तक जाते थे, उसके पीछे के कॉन्टेक्स्ट को समझते थे। पॉलिटिकल लड़ाई झगड़े नहीं, उनकी पत्रकारिता में असली इंसानी कहानियां होती। पत्रकार का काम सवाल पूछना है, जवाब थोपना नहीं। ये उनके ही शब्द हैं और यही उनकी पत्रकारिता का, कह लीजिए, मूल मंत्र था। उनका साफ मानना था कि एक जर्नलिस्ट का काम है सवाल करना, जज बनकर फैसला सुनाना नहीं। और ये बात आज के जमाने में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई है। और उनका पसंदीदा मीडियम क्या था? रेडियो। पर रेडियो ही क्यों? क्योंकि रेडियो पर आपका चेहरा नहीं, आपकी आवाज कहानी सुनाती है। एक ऐसी आवाज जिसमें ठहराव हो, जिसमें गहराई हो, और जो सुनने वाले को सोचने पर मजबूर कर दे। टीवी की चकाचौंध और भागम भाग से बिल्कुल अलग एक सुकून भरी, सोची समझी पत्रकारिता। उनका काम करने का तरीका भी देखिए, कितना सिंपल और कितना पावरफुल था। सबसे पहले ट्रेन पकड़ो और देश घूमो, कभी थर्ड एसी में तो कभी जनरल कोच में। फिर उन गांवों और दूर दराज के कोनों में जाओ जिन्हें मीडिया अक्सर भूल जाता है। वहां जाके आम लोगों से उन्हीं की भाषा में बात करो, और आखिर में हर खबर के पीछे जो एक इंसानी कहानी छुपी है ना, उसे ढूंढ निकालो। बस यही यही उनकी असली ताकत थी। और इसी तरीके से उन्होंने भारत के इतिहास के कुछ सबसे बड़े, सबसे निर्णायक मोड़ों को अपनी आवाज दी। वो सिर्फ एक रिपोर्टर नहीं थे, वो खुद इतिहास के गवाह थे। जैसे 1971 का भारत पाक युद्ध। उस वक्त जब ज्यादातर लोग सिर्फ मिलिट्री स्ट्रैटेजी पर बात कर रहे थे, मार्क टुली की आवाज सैनिकों की कहानियों और लाखों रेफ्यूजी के दर्द को दुनिया के सामने ला रही थी। फिर आया 1975 का इमरजेंसी का दौर। जब प्रेस की आज़ादी पर सेंसरशिप लगी तो वो उसके खिलाफ डट कर खड़े हो गए, और इसकी कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी। उन्हें कुछ समय के लिए देश से निकाल दिया गया, पर वो झुके नहीं। या फिर 1984 की भोपाल गैस त्रासदी। उन्होंने इस भयानक हादसे को सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बनने दिया। नहीं, वो उन हजारों पीड़ितों की आवाज बने। उनके दर्द को, उनकी लाचारी को दुनिया ने उनकी रिपोर्टिंग के जरिए महसूस किया। और फिर वही साल 1984, ऑपरेशन ब्लू स्टार, और उसके बाद का वो बेहद मुश्किल दौर। उस उथल-पुथल और तनाव के माहौल में उन्होंने जमीन पर रहकर एक बैलेंस्ड रिपोर्टिंग की, जो उस वक्त बहुत बहुत जरूरी थी। और फिर 1992,
बाबरी मस्जिद विध्वंस। एक ऐसा वक्त जब अफवाहों का बाजार गर्म था, हर तरफ सनसनी थी। उस माहौल में भी उन्होंने दोनों पक्षों को समझने और उनकी बातों को दुनिया के सामने रखने की कोशिश की। यही तो उनकी पत्रकारिता की पहचान थी। तो मार्क टुली तो चले गए, लेकिन अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं, एक ऐसी कहानी जिसमें कोई फुल स्टॉप नहीं है। ये कहानी आज भी चल रही है। अगर हम उनकी विरासत को देखें तो जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है क्रेडिबिलिटी, यानी विश्वसनीयता। आज के दौर में इससे कीमती शायद ही कुछ हो। फिर आती है उनकी रिपोर्टिंग में इंसानियत, उनका ग्रामीण भारत से वो गहरा कनेक्शन, और हाँ, उनकी लिखी किताबें। ये सब मिलकर मार्क टुली की पूरी तस्वीर बनाते हैं। हाँ, उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे बड़े बड़े सम्मान मिले, बिल्कुल। लेकिन उनकी असली विरासत का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनकी किताबों में भी है, खासकर नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया जैसी किताबें। ये सिर्फ पत्रकारिता नहीं है, ये भारत की उन गहराइयों में, उन जटिलताओं में उतरती हैं जिन्हें रोज की भागदौड़ वाली खबरें कभी पकड़ ही नहीं पाती। वो अक्सर ये कहा करते थे, भारत की कहानी कभी खत्म नहीं होती। और सच कहूं तो उनका ये एक विचार ही उनकी सबसे बड़ी देन है। जैसे भारत की कहानी चलती रहती है, वैसे ही उनका काम और उनकी सोच भी हमेशा जिंदा रहेगी। आज का दौर देखिए, फेक न्यूज़, पेड मीडिया, हर तरफ बस शोर है। ऐसे में मार्क टुली का काम हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाता है कि एक पत्रकार की सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी पूंजी उसका भरोसा है, उसकी क्रेडिबिलिटी। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी सीख है हम सबके लिए। और जाते जाते बस एक सवाल, मार्क टुली से जुड़ी कोई याद जहन में आती है? कोई उनकी रिपोर्ट, कोई किताब, या फिर रेडियो पर सुनी वो जानी पहचानी आवाज़? अगर हाँ, तो उस याद को, उस आवाज़ को ज़रूर जिंदा रखिएगा।